हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हन्ना आरेंट की बायोग्राफी यानी जीवनी या जीवन परिचय और इनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत हन्ना आरेंट ने जो स्वतंत्रता का विश्लेषण किया है, तो हन्ना आरेंट के स्वतंत्रता का विश्लेषण के बारे में मैंने बताया था, जिसका कुछ भाग शेष रह गया था। उस शेष भाग को मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकार की उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार दिया है और क्रांति के संबंध में क्या विचार दिया है, मैं इस वीडियो में इसका विश्लेषण करूंगा। तो आइए चलते हैं हन्ना आरेंट की तरफ। हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकार की उत्पत्ति संबंधी कौन कौन से विचार अभिव्यक्त किए हैं। हन्ना आरेंट ने अपनी प्रथम पुस्तक हन्ना आरेंट ने अपनी प्रथम पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में सर्वाधिकार पर प्रकाश डाला है, जो 1951 में प्रकाशित होती है और यह उनकी पहली पुस्तक है। यह फर्स्ट बुक है हन्ना आरेंट की, यह पहली पुस्तक है। हन्ना आरेंट का कहना है कि सर्वाधिकारवाद आधुनिक युग की अभूतपूर्व घटना है। जो ये सर्वाधिकारवाद है, यह आधुनिक युग की अभूतपूर्व घटना है। आधुनिक युग के पहले सर्वाधिकार की इतनी कठोरतापूर्वक उत्पत्ति नहीं हुई थी, इतनी कठोरतापूर्वक सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति नहीं हुई थी। वह सर्वाधिकारवाद का प्रमुख उदाहरण नाजीवाद को देती हैं। नाजीज्म और स्टालिनिज्म को देती हैं। स्टालिनवाद, नाजीवाद और स्टालिनवाद को सर्वाधिकारवाद का प्रमुख उदाहरण देती हैं। हन्ना आरेंट नाजीवाद और स्टालिनवाद यानी कि नाजीज्म और स्टालिनिज्म को प्रमुख उदाहरण देती हैं सर्वाधिकारवाद के संबंध में। वह कहती हैं कि यह सर्वाधिकारवाद का प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि इटली में, जैसे कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है और रूस में स्टालिनवाद का उदय होता है। ये दोनों जो शासक होते हैं, स्टालिन और जर्मनी में नाजीवाद के शासक यानी कि हिटलर, ये दोनों अधिनायक होते हैं और यह दोनों सर्वाधिकारवादी होती हैं। अधिनायकवादी और सर्वाधिकारवादी, ये बातें एक ही है। हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो अधिनायकवादी शासन व्यवस्था होती है या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है, सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था होती है, यह एक ऐसे आंदोलनों को संकेत देती हैं जिनमें निजी और सार्वजनिक जीवन के सारे पक्ष एक सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में निहित हो जाते हैं। हन्ना आरेंट कहती हैं कि जो अधिनायकवादी शासन की उत्पत्ति होती है या सर्वाधिकारवादी शासन की उत्पत्ति होती है, यह निजी और सार्वजनिक दोनों पक्षों को विलीन कर देती हैं। यानी कि ये पता नहीं चलता है कि व्यक्ति के निजी पक्ष कौन कौन से हैं, सार्वजनिक पक्ष कौन कौन से हैं। यानी कि ये जो है सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। निजी पक्ष, व्यक्तियों के निजी पक्ष और व्यक्तियों के सार्वजनिक पक्ष सर्वव्यापक प्रभुत्व की प्रक्रिया में विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु एक छद्म वैज्ञानिक विश्वदृष्टि अथवा विचारधारा होती है। इस प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? एक छद्म वैज्ञानिक विश्वदृष्टि या फिर एक विचारधारा होती है और इस विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं और यह विचारधारा लोगों को अपने में समेट लेती है। यह जो विचारधारा होती है, हन्ना आरेंट का कहना है कि यह जो विचारधारा होती है या तो समाज का पुनर्निर्माण करती है या समाज का विध्वंस करती है। और समाज का पुनर्निर्माण करती है। अपने विचारधारा के अनुरूप समाज का निर्माण करती है और पारंपरिक समाज को विध्वंस कर देती है। जैसे कि अधिनायकवाद में या सर्वाधिकारवाद में जो विभिन्न जातियां होती हैं, विभिन्न वर्ग होती हैं, उनमें परस्पर संघर्ष कराया जाता है और एक जातीय श्रेष्ठता स्थापित की जाती है या नस्लीय श्रेष्ठता स्थापित की जाती है। और इस विश्वास के कारण कि हमारी जाति ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारा शासन ही सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्यों की जो सहज बुद्धि जो होती है, उनका विवेक होता है, वह छिन्न भिन्न हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति होते हैं विवेक शून्यता
के आगोश में चले जाते हैं। और हन्ना अरेंट कहती हैं कि विचारधारा की पुष्टि के लिए और विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए और विरोधियों का दमन करने के लिए आतंक का सहारा लिया जाता है। आतंक का सहारा लिया जाता है। विरोधियों का दमन कैसे किया जाता है? आतंक का सहारा लिया जाता है। जैसे कि जर्मनी में हिटलर ने आतंक का सहारा लिया था, उसने करीब लाखों यहूदियों को मरवा दिया था। हन्ना अरेंट सर्वाधिकारवाद और सत्तावाद में अंतर करते हुए कहती हैं कि जो सत्तावाद होता है, यानी कि सत्तावाद के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति और उत्तरदायित्व तो राज्य के हाथों में केंद्रित होती है। राज्य के हाथों में संपूर्ण शक्ति और उत्तरदायित्व होती है। संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में होती है? राज्य के हाथों में होती है। संपूर्ण उत्तरदायित्व तो किसके हाथों में होता है? राज्य के हाथों में होता है। परंतु जो सर्वाधिकारवाद होता है, यानी कि जो अधिनायकवादी व्यवस्था होती है, उस अधिनायकवादी व्यवस्था में शक्ति और उत्तरदायित्व यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो अधिनायकवाद होता है या जो सर्वाधिकारवाद होता है, एक ऐसा अनियंत्रित आंदोलन होता है जिसमें कि शक्ति और उत्तरदायित्व के स्रोत एक दूसरे से कटे हुए होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। इसमें जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह साधारण गुप्त पुलिस के हाथों में होती है। जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह गुप्त पुलिस के हाथों में रहती है, सरकार के हाथों में नहीं रहती है। इसमें गुप्त पुलिस के हाथों में रहती है, सरकार के हाथों में नहीं रहती है। अतः यहाँ वैधता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता निरर्थक हो जाती है। तो हन्ना अरेंट कहती है कि जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था होती है उसमें शक्ति और उत्तरदायित्व तो दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। इसमें जो शक्ति होती है वह एक गुप्त पुलिस के हाथों में होती है, एक खुफिया पुलिस के हाथों में होती है। सरकार का कोई रोल नहीं होता है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। और इसमें वैधता जो होती है और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता जो होती है वह निरर्थक हो जाती है, यानी कि किसी कार्य की वैधता भी निरर्थक हो जाती है और जो संप्रभुता होती है उस संप्रभुता भी निरर्थक हो जाती है। एक ही व्यक्ति के हाथों में सर्वोच्च शक्ति हो जाती है। अरेंट के अनुसार जर्मनी में यहूदी विरोधी गतिविधियों ने सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया। यहूदी विरोधी गतिविधियों ने सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया। वहाँ यहूदियों को राजहीन बना दिया गया और उनको मानव अधिकारों से वंचित कर दिया गया। वहाँ यहूदियों को राजविहीन बना दिया गया और मानव अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया और तरह तरह की यातनाएं वहां पर दी गई। यहूदियों को तरह तरह की यातनाएं वहां पर दी गई। इसके अलावा साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति ने भी सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा दिया। इसका एक अन्य कारण यूरोपीय समाज का विघटन था। यूरोपीय समाज विघटित हो गया था, जिससे उखड़े हुए जनपुंज इतने अकेले हो गए थे, दिशाहीन हो गए थे कि उन्हें विचारधाराओं के पीछे पीछे गतिमान किया जा सकता है। यानी कि जो यूरोपीय समाज था उसका विघटन हो गया था, वह टूट गया था और उसको एक विचारधारा की जरूरत थी। और वह उनको जो विचारधारा अच्छी लगी उस विचारधारा के पीछे पीछे चल पड़े। यही परिस्थितियां होती हैं जर्मनी में, क्योंकि जो हन्ना अरेंट होती हैं वह भी जर्मनी की जर्मन वासी होती हैं और ये एक यहूदी होती हैं। उन्होंने अपनी आंखों से हिटलर के कृत्यों को देखा था, कि जर्मनी में कैसे कैसे अधिनायकवाद का उदय होता है। तो अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में उन्होंने सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला है कि सर्वाधिकारी व्यवस्था की या सर्वाधिकारवादी शासन की उत्पत्ति कैसे होती है। सर्वाधिकारी शासन या अधिनायकवादी, इसको हम अधिनायकवादी भी कहेंगे। अधिनायकवादी डिक्टेटरशिप जिसको हम कहते हैं, इस व्यवस्था का उदय कैसे होता है। हन्ना अरेंट कहती हैं कि ये जो सर्वाधिकारवादी शासन की उत्पत्ति होती है या अधिनायकवादी शासन की उत्पत्ति होती है, यह परिस्थितियों की देन होती है, यह राज्य की परिस्थितियों की देन होती है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी में होता है 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो जो हिटलर होता है वह जर्मन के सेना में भर्ती होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर सेना में भर्ती होता है और सेना में भर्ती होकर उसने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। लेकिन जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो जर्मनी को छत विछत कर दिया जाता है और हिटलर जो होता है, हिटलर जर्मनी के हार का कारण यहूदियों को मानता है। यहूदियों को जर्मनी के हार का कारण मानता है और 1918 में ही यह नाजीवादी पार्टी की स्थापना करता है। यह
नाजी पार्टी की स्थापना करता है और यह जो नाजीवादी पार्टी होती है यह यहूदी विरोधी गतिविधि होती है, यह यहूदी विरोधी गतिविधि होती है। और नाजी का उद्देश्य होता है कि एक एकीकृत जर्मनी की स्थापना की जाए, जर्मनी को शक्तिशाली बनाया जाए, जर्मनी को शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया जाए और जर्मनी को इतना मजबूत कर दिया जाए कि सारे राष्ट्र इससे डरने लगे। तो यह सपना हिटलर ने देखा था, लेकिन जब हिटलर ने यह सपना देखा था, लेकिन 1922 में 1923 में जो जर्मनी में चुनाव होता है, संसद का चुनाव होता है, उस चुनाव में वह विजयी नहीं होता है, नाजी पार्टी विजयी नहीं होती है, क्योंकि यह यहूदी विरोधी होती है, यह यहूदियों को जर्मनी से बाहर निकालना चाहती थी। तो ऐसे में हिटलर को फिर जेल में डाल दिया जाता है, हिटलर को फिर कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। फिर वहाँ पर 1932 में फिर चुनाव होता है, 1932 में फिर चुनाव होता है और जैसे ही हिंडनबर्ग की मृत्यु होती है, वैसे ही 1933 में जर्मनी की सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? 1933 में जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथों में आ जाती है, हिटलर के हाथों में आ जाती है। क्योंकि 1930 और 33 का जो दशक होता है, जर्मनी में आर्थिक मंदी का दशक होता है, महंगाई का दशक होता है, महंगाई का युग होता है, यानी महंगाई का समय होता है और बेरोजगारी का समय होता है। जर्मन समाज टूट फूट से गुजर रहा था, व्यापक स्तर पे मंदी व्याप्त हो गई थी, बेरोजगारी व्याप्त हो गई थी, महंगाई व्याप्त हो गई थी। इन सबको छुटकारा पाने के लिए वहाँ की जो जनता होती है वह हिटलर के शासन को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि हिटलर भी उनको यह प्रलोभन देता है कि वह एक जो उसकी नाजीवादी पार्टी होगी, एक संप्रभु सरकार की स्थापना करेगी और सबको रोजगार उपलब्ध कराएगा, सबको शांति मुहैया करवाएगा और विभिन्न जो सामाजिक व्यवस्था है उसको वह नियंत्रित करेगा। तो समाज की यह देन होती है कि अधिनायकवादी व्यवस्था पैदा होती है। समाज के लोगों ने देखा समाज के सामने कोई विकल्प नहीं होता था, उनको लगा कि जर्मनी को एक मजबूत सरकार हिटलर ही दे सकता है और जर्मनी को शक्तिशाली हिटलर ही बना सकता है। इसलिए वहाँ की जो जनता होती है हिटलर के हाथों में सत्ता दे देती है। लेकिन हिटलर तो यहूदी विरोधी था, हिटलर यहूदी विरोधी था। 1933 में सत्ता पाते ही हिटलर ने यहूदियों को मरवाने का आदेश दे दिया था और इसने करीब लाखों यहूदियों की हत्या करा दी थी 1933 में। इसकी सत्ता 1933 से लेकर 1945 तक रहती है और इसी बीच हन्ना आरेंट को भी 1930 में गिरफ्तार किया जाता है कुछ दिनों के लिए और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। तो हन्ना आरेंट देखती हैं, चूंकि हन्ना आरेंट एक यहूदी महिला होती हैं, तो हन्ना आरेंट ये देखती हैं कि वह जर्मनी में सुरक्षित नहीं है, तो वह जर्मनी से भाग जाती हैं, चेकोस्लोवाकिया भाग जाती हैं, फिर वहाँ से स्विट्जरलैंड भाग जाती हैं, स्विट्जरलैंड से फिर वह अंतिम रूप से 1941 में वह कहाँ भाग जाती हैं? अमेरिका भाग जाती हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने लगती हैं और फिर वहीं से यहूदियों के संरक्षण के लिए वह गतिविधियां संचालित करती हैं और उनकी पुस्तक 1951 में ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने जर्मनी के अधिनायकवादी व्यवस्था पर प्रकाश डाला है, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था पर उसने प्रकाश डाला है। तो इस तरह से हम जर्मनी में देखते हैं कि हिटलर एक तानाशाह बन जाता है, वह हिटलर एक जाति श्रेष्ठता स्थापित करता है, व्यक्ति साधन हो जाते हैं, व्यक्ति साधन हो जाता है और राष्ट्र का एक ही नेता होता है, उसी नेता के हाथों में संपूर्ण शक्तियां होती हैं। यानी कि बाद में हिटलर ने न्यायिक शक्तियों को भी अपने हाथों में ले लिया था। तो इस तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो होती है वह सब हिटलर के हाथों में चली जाती है। हिटलर ही आदेश देता है, वही उसको लागू करता है, वही न्याय करता है। तो इस तरह से जर्मनी में हिटलर की सरकार स्थापित होने के परिणाम स्वरूप वहां अधिनायकवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो हन्ना आरेंट ने ओरिजिन ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म में यह प्रकाश डाला है कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति होने का पहला कारण होता है आपातकालीन स्थिति। पहला कारण क्या होता है? आपातकालीन स्थिति। यदि किसी देश में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, जैसे गृह युद्ध उत्पन्न हो गया है या विदेशों से आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है,
या समाज में या राज्य में शांति व्यवस्था कायम नहीं रह पा रही है, ऐसी अवस्था में अधिनायकवादी सरकार की स्थापना हो जाती है। क्योंकि जो जनता होती है वह शांति बहाली करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, देश को बचाने के लिए सभी सत्ता किसको दे देती है? सरकार को हस्तांतरित कर देती है और सरकार के सारे कार्यों को वह शिफ्ट करने लगती है। दूसरा कि जब, जैसा कि हन्ना अरेंट ने स्वतंत्रता का विश्लेषण करते हुए उसने स्वतंत्रता के 3 तत्व बताए हैं। पहला है कि लेबर, और दूसरा है वर्क, और तीसरा है एक्शन। यह तीन स्वतंत्रता का विश्लेषण करते समय वह 3 तत्वों का विश्लेषण करती हैं। वह कहती हैं कि हमारा जो समाज हो गया है वह उपभोक्ता समाज हो गया है। हमारा समाज क्या हो गया है? उपभोक्ता समाज हो गया है। उपभोक्ता समाज का मतलब यह होता है कि उपभोग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन पैदा कोई नहीं करना चाहता है। सभी लोग ये चाहते हैं कि हमें शुद्ध चीज़ें मिलें, हमें शुद्ध सब्जियां मिलें, शुद्ध अनाज मिलें, लेकिन पैदा कोई करना नहीं चाहता है। केवल लोग कंज्यूम करना चाहते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि आता कहाँ से है, ये नहीं देखते हैं लोग कि आता कहाँ से है। तो इसी तरह से राज्य की भी व्यवस्था होती है। राज्य में जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति के कार्यों को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, एक लेबर, वर्क और एक्शन। लेबर और वर्क जो होता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यह केवल व्यक्तियों से संबंधित होता है। यह केवल व्यक्तियों से संबंधित होता है कि वह श्रम करते हैं, श्रम के द्वारा आय अर्जित करते हैं, और आय अर्जित करने के परिणाम स्वरूप वह क्या करते हैं? अपना भरण पोषण करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं। और वर्क के द्वारा वह समाज के उत्थान में काम करते हैं, समाज निर्माण में योगदान देते हैं, सभ्यता के निर्माण में योगदान देते हैं। लेकिन जो एक्शन होता है वह एक्शन कोई नहीं करना चाहता है। एक्शन का मतलब होता है राजनीतिक भागीदारी कि हमारे अंदर चिंतन करने की क्षमता पैदा हो, कि हम यह चिंतन कर सकें कि सरकार कैसी कार्य कर रही है, सरकार के किन कार्यों की हमें आलोचना करनी चाहिए, किन कार्यों का समर्थन करना चाहिए। हमें राजनीति में भी खुलकर भागीदारी लेनी चाहिए, लेकिन हम राजनीति में खुलकर भागीदारी नहीं लेते हैं। सरकार क्या कर रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। यही सब कारण होता है कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। अधिनायकवादी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं और जो सरकारें होती हैं वो अधिनायकवादी हो जाती हैं। तो कुछ परिस्थितियों की देन होती है, कुछ व्यक्तियों की देन होती है अधिनायकवाद या तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित करने में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में यह प्रकाश डाला है कि सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति कैसे होती है। आइए चलते हैं अब हन्ना अरेंट के क्रांति संबंधी विचारों की तरफ। हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन, जो 1963 में पब्लिश होती है, इसमें क्रांति पर प्रकाश डाला है। उसने प्रकाश डाला है। इस पुस्तक में उन्होंने अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का विश्लेषण किया है। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया है कि अमेरिका की क्रांति क्यों हुई। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिका में एक स्वतंत्र संविधान स्थापित हो गया। अमेरिका में जब क्रांति होती है 1776 में अमेरिका की क्रांति शुरू होती है और अंततः यह 1787 में फिलाडेल्फिया का संविधान बनता है और 1789 में अमेरिका में एक संविधान लागू हो जाता है जिसको वहाँ के समस्त नागरिक मान्यता प्रदान कर देते हैं और तब से अमेरिका में वह संविधान अस्थायी बन गया। उसी संविधान के अनुसार देश की शासन प्रणाली चलाई जाती रही है और सभी अमेरिकी नागरिक इस संविधान में आस्था रखते हुए राजनीतिक हित और राष्ट्र हित में कार्य करने लगे। वहीं जो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होती है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो संविधान स्थापित होता है वह कभी अस्थायी नहीं रहा। हन्ना अरेंट कहती है कि फ्रांस में 1789 में
क्रांति के परिणाम स्वरूप एक संविधान तो स्थापित हुआ, लेकिन वह संविधान स्थायी न हो सका। फ्रांस में समय समय पर क्रांतियां होती रहीं और समय समय पर संविधान परिवर्तित होता रहा। फ्रांस में व्यापक निर्धनता की सामाजिक समस्या ने स्वतंत्र कार्रवाई की राजनीतिक समस्या को पीछे धकेल दिया। यानी कि वहाँ पे फ्रांस में निर्धनता व्याप्त हो गई थी, और हालांकि कुछ वर्ग अमीर था लेकिन निर्धनता अधिकांश थी, और इसी निर्धनता के कारण वहाँ पे हमेशा नए नए संविधान स्थापित होते रहे हैं। हन्ना अरेंट कहती हैं कि क्रांतिकारी निर्धन होने के कारण, जो क्रांतिकारी थे वह निर्धन होने के कारण हीन भावना से प्रेरित होकर वह आतंक की राह पर चल पड़े। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी होते हैं वह अपने को हीन भावना में पाते हैं और वह निर्धन होते हैं, इसलिए वह समय समय पर सरकार के विरुद्ध क्रांतियां करते रहे हैं। वहीं वह कहती हैं कि दूसरी तरफ अमेरिका में क्रांति के परिणाम स्वरूप संविधान एक स्थापित हो जाता है, और जो नागरिक होते हैं, अधिकांश नागरिक राजनीति के क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र से वह बाहर आ जाते हैं, और उन नागरिकों के अंदर जनसेवा की जो भावना होती है वह लुप्त हो जाती है। अमेरिका में जो नागरिकों के अंदर जनसेवा की भावना होती है वह लुप्त हो जाती है, क्योंकि राजनीति से वह बाहर निकल आते हैं, वह अपने व्यवसायों में संबद्ध हो जाते हैं, व्यवसायों में संलग्न हो जाते हैं, और वह राजनीति को सुख के साधन के रूप में देखने लगते हैं। राजनीति को सुख के, वहाँ की जो अमेरिका की पूंजीपति होते हैं वह राजनीति को सुख के साधन के रूप में देखने लगते हैं। राजनीति का उद्देश्य होता है अपना हित होता है, अपने समूहों का हित होता है। तो आरेंट के अनुसार किसी भी देश में क्रांतिकारी परंपरा की सार्थकता इस बात में निहित होती है कि लोग अपने सहचरों के साथ स्वतंत्र कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दे सकें, सार्वजनिक सुख को बढ़ावा दे सकें। परंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जैसा कि हन्ना अरेंट कहती हैं कि क्रांति का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि सभी लोगों की राजनीतिक भागीदारी हो। यह क्रांति का उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्रांति करते हैं तो क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी स्थिति आनी चाहिए, सभी लोगों की राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए, सभी लोग शासन में सम्मिलित हों, शासन में सबका भाग हो, इसी तरह से नीतियों के निर्माण में सबका भाग हो, सबको राजनीतिक अधिकार मिले, तो इस क्रांति का ये उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि वर्तमान समाजों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो हन्ना अरेंट ने अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में यह प्रकाश डाला है कि क्रांतियाँ क्यों होती हैं, इसका परिणाम क्या होता है। तो इन्होंने ये कहा है इसमें अपनी पुस्तक ऑन रिवॉल्यूशन में कि क्रांति जो होती है वह असंतोष का परिणाम होती है। किस असंतोष का? राजनीतिक असंतोष का। जब लोगों को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिल पाती है, जब लोगों की राजनीति में पर्याप्त भागीदारी नहीं हो पाती है और वहाँ की जो नीतियाँ होती हैं वह जनता के अनुरूप नहीं बनती हैं या जनता का बहुत अधिक शोषण होता है, तो जनता इस शोषण व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए सत्ता को परिवर्तित कर देती है, और सत्ता को परिवर्तित करने के पश्चात वह लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करना चाहती है। जैसा कि 1789 में वहाँ के जो शासक थे, शासकों के विरुद्ध एक क्रांति होती है। उस क्रांति का उद्देश्य होता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी कि सबको समानता प्राप्त हो, सबको स्वतंत्रता प्राप्त हो और सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। इसी आधार पे वहाँ पर फ्रांस में क्रांति की गई, परंतु उस क्रांति का कोई संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाया, क्योंकि फ्रांस में हमेशा संविधान बदलता रहा और 1958 में चार्ल्स डी गॉल का संविधान यानी कि पंचम गणतंत्र स्थापित होता है। यानी कि 5 बार वहाँ संविधान बदला। प्रथम गणतंत्र का संविधान, द्वितीय गणतंत्र का संविधान, तृतीय गणतंत्र का संविधान, चतुर्थ गणतंत्र का संविधान, और वर्तमान में फ्रांस में पंचम गणतंत्र का संविधान चल रहा है। तो इस तरह से हन्ना अरेंट जो होती हैं वो 20वीं सदी की एक राजनीतिक विचारक होती हैं। यानी कि 20वीं सदी में हन्ना अरेंट 20वीं सदी में एक महान राजनीतिक सिद्धांतकार बन जाती हैं। इस तरह से हन्ना अरेंट ने 20वीं सदी में एक प्रमुख राजनीतिक विचारक की भूमिका निभाई या प्रमुख राजनीतिक विचारक की स्थिति इन्होंने बनाई।
उन्होंने अपने चिंतन में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, परंतु उनको किसी विशेष प्रणाली से जोड़ना काफ़ी कठिन है। किसी विशेष प्रणाली से जोड़ना या विशेष चिंतन से जोड़ना यह काफ़ी कठिन कार्य है। जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो रहा था तो तत्कालीन परिस्थितियों ने उन्हें सर्वाधिकार पर चिंतन और उस परिप्रेक्ष्य में विचार की स्वतंत्रता पर लिखने को प्रेरित किया। यानी कि जब जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो रहा था, अधिनायकवादी व्यवस्था का उदय हो रहा था, तो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर हन्ना आरेंट ने सर्वाधिकारवाद पर ग्रंथ लिखा और स्वतंत्रता का विश्लेषण करने के लिए तत्कालीन परिस्थितियां उनको प्रेरित की। हन्ना आरेंट को दार्शनिक कहलाना पसंद नहीं था। हन्ना आरेंट को दार्शनिक कहलाना पसंद नहीं था और वे अपने आप को एक राजनीतिक सिद्धांतकार मानती थी। हन्ना आरेंट स्वयं को एक राजनीतिक सिद्धांतकार कहती थी। राजनीतिक सिद्धांतकार, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, स्वयं को एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट के रूप में कहलाना ज़्यादा पसंद करती थी। हन्ना आरेंट ने कई महान चिंतकों का अध्ययन किया था। कई महान चिंतकों का प्रभाव हन्ना आरेंट के ऊपर पड़ा था, जैसे सुकरात का, अरस्तु का, संत ऑगस्टाइन का, कांट का, मार्स हाइडेगर, मार्टिन हाइडेगर का, कार्ल जैस्पर आदि का इनका प्रभाव पड़ा था। आदि दार्शनिकों का प्रभाव हन्ना आरेंट के ऊपर पड़ा था। आधुनिक युग के जनपूर्ण समाज की विकृतियों को दूर करने के लिए हन्ना आरेंट ने प्राचीन समाज की ओर लौटने का सुझाव दिया था, जहां पर विशेष सुविधाएं थीं जो पूर्णतः गणतंत्री पद्धति थी और जिसमें सभी व्यक्तियों की राजनीतिक सहभागिता थी। यानी कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य में हम देखते हैं कि जो पद्धति होती है वह पूर्णतः गणतंत्री पद्धति होती है और वहाँ पे सार्वजनिक जीवन की प्रधानता होती है, राजनीतिक जीवन की प्रधानता होती है। सभी लोग राजनीति में हिस्सेदारी करते हैं और शुद्ध गणतंत्र की स्थापना वहाँ पर होती है। लेकिन प्राचीन यूनान में लौट पाना कठिन है, प्राचीन यूनानी नगर राज्य में लौट पाना कठिन है। अतः हमें वर्तमान परिस्थितियों में ही सुधार की जरूरत करनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको हन्ना आरेंट समाप्त किया। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।